लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। अ प्रोग्रेसिव एजुकेटर नीड टू एम्बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स विद इन अ क्लासरूम। प्रोग्रेसिव एजुकेटर या फिर प्रोग्रेसिव स्कूल्स को और क्या कहा गया था, लैब स्कूल्स कहा गया था, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। या यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स भी कहा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जॉन डुई ने लर्निंग बाय डूइंग की बात की थी। शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में ये स्कूल्स खोले गए थे, है ना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि प्रेजेंट के लिए शिक्षा दी जाती है, यानी बच्चा प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखे। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ऐसा कहा है जॉन डुई ने, यानी शिक्षा जीवन है अपने आप में। उसका मतलब क्या है ये भी पूछ लेता है। उसका मतलब है प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखना। आज जो हमें कोई समस्या हो रही है यदि, तो बच्चा उस समस्या का समाधान निकाल सके, सोशल स्किल्स सीख सके, सामाजिक कौशल सीख सके, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, पॉल्यूशन की समस्या है कैसे सॉल्व करें, इस तरह के मुद्दे बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ के सिखाओ बेसिकली। तभी कहा गया एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, जॉन डुई के द्वारा। एम्पैथी हाँ होनी चाहिए एम्पैथी टीचर में। कंट्रोल नॉट नेसेसरीली। डिसिप्लिन कंट्रोल बात बराबर ही हो गई। एम्पैथी रियलनेस केयर, एम्पैथी रियलनेस कंट्रोल। तो एम्पैथी रियलनेस केयर, रियलनेस होगी तो उस हिसाब से बच्चे अपने आप मैनेज हो जाएंगे। वास्तविकता होनी चाहिए, यानी प्रेजेंट के लिए सिखाए टीचर। केयर हो, एम्पैथी हो। एम्पैथी क्या है, खुद को दूसरे की जगह रख के देख पाना। ठीक, अगर आपका ब्रेकअप जीवन में नहीं हुआ है कभी तो बहुत मुश्किल है कि आप एम्पैथाइज कर पाएंगे किसी व्यक्ति से जो कमेंट्स में ये लिख रहा हो कि हाय रे मेरा ब्रेकअप हो गया, रो रो के उसने घर को भर के रखा हुआ हो, घर वालों को पता ना हो बेशक, लेकिन एम्पैथाइज कौन कर पाएगा, समानुभूति कौन कर पाएगा, उसके शूज में खुद को रख के कौन देख पाएगा, जिसने कभी एक्सपीरियंस किया हुआ है ना। बाकी लोग तो सिर्फ यही कहेंगे अरे क्या होता है ब्रेकअप, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो ये एम्पैथी चाहिए टीचर में हमें कि जो खुद को बच्चे के स्थान पे रख के देख पाए। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11। देखो देखना, कंट्रोल यहां पे बुरा नहीं होता अगर ऑप्शन उस तरह से दिया होता तो ऑप्शन उस तरह से है नहीं, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन वही है कि हम एम्पैथी, केयर और रियलनेस की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कंसर्न्स अबाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ या इंटेलिजेंस कोशेंट टू मेजर चाइल्ड्स इंटेलिजेंस। यदि हम बुद्धि लब्धि का इस्तेमाल करते हैं बुद्धि को मापने के लिए तो प्रमुख चिंताएं या समस्याएं क्या आएंगी। भाई IQ को कई लोग बिल्कुल मना कर देते हैं, जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस वाले जो हार्वर्ड गार्डनर हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया भाई IQ कुछ काम का नहीं है, ये सब बच्चे को परेशान करने के तरीके हैं और IQ ही सब कुछ नहीं है। अगर IQ ही सब कुछ होता तो अगर हम बात करते हैं थॉमस एल्वा एडिसन की, उनको स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि टीचर्स को लगा इसमें बुद्धि है नहीं। बहुत बढ़िया। स्कोर की अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी ऑफ स्कोर हो सकती है कि स्कोर ऊपर नीचे अलग अलग टेस्ट के माध्यम से अलग अलग स्कोर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। कल्चर बायस होता है, हाँ कल्चर बायस होता है। कुछ IQ टेस्ट ऐसे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से बनाए गए हैं तो उसमें कल्चर बायस पाया जाता है कि वो अगर कोई अमेरिका में रहता है और वहां का कोई टेस्ट है तो वो वहां ज्यादा स्कोर कर पाएगा, बजाय कि कोई एशियन जो है जाकर के इंडियन कोई उसको टेस्ट को दे या किसी और कंट्री का, तो उसमें सवाल क्योंकि उसी तरह के हैं। कुछ टेस्ट कल्चर फ्री होते हैं, जैसे रावन का मैट्रिक्स है, तो ये एक बात हुई। प्रोडक्ट ओरिएंटेडनेस कि इनका ध्यान ही सिर्फ नंबर पे है, प्रोसेस पे है ही नहीं कि बच्चा सीखता कैसे है, कैसे वो अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है। लेबल करने पे है ध्यान, बिल्कुल सही है। बच्चे पे ठप्पा लगा दो, ये बेस्ट है, ये है, चारों ही बातें सही है कि ये नुकसान है IQ टेस्ट के या प्रॉब्लम्स हैं IQ टेस्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये क्या कहता है, एन एक्सपीरियंस ऑफ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस विद इन अ क्लासरूम अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। अंतः व्यक्तिक बुद्धि की बात की है। इंट्रापर्सनल इस केस में इंग्लिश में जरूर देख लेना, कई बार अंतः लिख देता है, कई बार अंतर लिख देगा, जबकि अंतर का मतलब 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, ठीक है ना। अंतः मतलब खुद, तो इंट्रापर्सनल मतलब सेल्फ, इंट्रा मतलब सेल्फ, इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक लोग, इंटर स्टेट, इंटरनेशनल क्या है ये, 2 या 2 से अधिक स्टेट्स या 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में कोई फ्लाइट जा रही है तब हम उसको इंटरनेशनल फ्लाइट कह रहे हैं। इंट्रा क्या है, इंट्रापर्सनल मतलब इंट्रा मतलब सेल्फ, खुद में झांकना। इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक, दूसरों में झांकना, अदर्स। इंटर मतलब अदर्स और इंट्रा मतलब यहां सेल्फ की बात हो रही है। तो 2 प्रकार की बुद्धि है जो एक जैसी है, वैसे तो टोटल 8 प्रकार हैं जो हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार बताए हैं बुद्धि के। इंटर मतलब दूसरों के फीलिंग्स, मोटिव्स को समझ पाना, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो गई। खुद को समझ पाना, खुद के इमोशंस को, खुद के प्रति सेल्फ अवेयर हो पाना, तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हो गई। इंट्रा मतलब सेल्फ, इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक। तो जो व्यक्ति अंतः व्यक्तिक बुद्धि रखेगा यानी खुद को समझ पाने की क्षमता रखेगा, उसको हम इंट्रापर्सनल रूप से इंटेलिजेंट कहेंगे। एबिलिटी टू हैंडल सोशल सिचुएशंस वेल,
ये नहीं होगा यहाँ पे। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग एंड रिदम्स ऑफ स्पीच, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो जाएगा। नॉलेज ऑफ वंस ओन कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, भाई मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, मैं कब इमोशनल हो जाता हूँ, मुझे कैसे खुद को संभालना है, खुद को जानना बेसिकली फिलोसफर्स में भी होता है ना। तो ये क्या है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। एप्रिशिएशन ऑफ एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे होता नॉलेज ऑफ अदर्स कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, दूसरों के मोटिव, दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के इमोशंस को जानना, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो जाता। बस इतना ही अंतर है दोनों में, एक जगह पे वंस ओन लिखा होगा, दूसरी जगह पे अदर्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखना एक बार, ये कहता है द रोल ऑफ अ टीचर विद इन द क्लासरूम इज टू एनकरेज टू एक्सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स रिलेटेड टू जेंडर, यानी लिंग के बारे में या जेंडर के बारे में क्लासरूम का कैसे क्लासरूम में टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए, या कैसे टीचर को जेंडर को देखना चाहिए क्लासरूम के अंदर, फटाफट से बताना। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से तो किसी का भला नहीं हो पाने वाला, कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के बहुत बुद्धिमान होते हैं, या फिर क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, ये सब बातें क्या हैं, आपने स्टीरियोटाइप किया हुआ है, यानी कोई एक चीज बहुत पहले से चली आ रही है जिसमें इक्वालिटी या इक्विटी कुछ भी नहीं है, किसी एक तरफ ही झुकी हुई है। जेंडर कॉन्स्टेंसी होती है 3 साल से शुरू होते होते 3 से 5 साल के बीच में बच्चे को समझ आ जाता है कि जेंडर कांस्टेंट है, लिंग स्थिर है। जैसे मैं अपने कपड़े बदल सकता हूं वैसे मैं अपना जेंडर चेंज नहीं कर सकता, ये बात उसको समझ आ जाती है, और इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है यहाँ। अडॉप्ट सोशली एक्सेप्टेबल जेंडर रोल्स, यानी जो समाज में स्वीकार्य लैंगिक भूमिकाएं उनको अपना लो, कि अगर तुम लड़की हो तो बाहर खेलने मत जाओ, लड़के हो तो घर में मतलब जो चाहे करो। तो ये अपने आप में फिर स्टीरियोटाइप को ही बढ़ावा देगा, इससे कभी परिवर्तन आएगा ही नहीं, जो चलते आ रहा है वही चले जाएगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी लग जाता है रूढ़िबद्धता के सामने तो बात बन जाती है, यानी आपको स्टीरियोटाइप में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है कि लड़के भी रो सकते हैं, लड़के भी खाना बना सकते हैं, लड़कियां भी पायलट बन सकती हैं, या इस बार जो हमने 26 जनवरी पे देखा तो परेड से लेके सारी चीजें मतलब फोर्सेस में जा सकती हैं। तो वो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी के जो चला आ रहा है उसका ऑपोजिट एग्जाम्पल प्रस्तुत करना, है ना, कि लड़कियां भी बाइक चला सकती हैं ऑल, ये सब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी का उदाहरण है, कि जो हमने रोल में बांध दिया है फीमेल्स को कि सिर्फ किचन में रहेंगी, है ना। अभी राहुल ने बताया, कोई तो कमेंट कर रहा था कि मैम शायद खाना बना रही होंगी जब तक क्लास नहीं चली थी। ये बात रेयर ही केस में हम किसी मेल टीचर के लिए लिख पाते हैं, है ना, कि गुरुजी खाना बना रहे होंगे, जब तक गुरुजी ने बता ना दिया हो कि वो अकेले रहते हैं, खुद से खाना बनाते हैं। बट नॉर्मली दिमाग में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे दिमाग में स्टीरियोटाइप ठूस ठूस के भरा हुआ है कि मैम है तो खाना ही बना रही होंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं खाना बनाने से, या किसी को भी नहीं होनी चाहिए, एक स्किल है। बट प्रॉब्लम इज हमने जेंडर से जोड़ दिया स्किल को, सिर्फ खाना बनाने को सिर्फ महिलाओं से जोड़ दिया, तो प्रॉब्लम है। फिर वो स्टीरियोटाइप बनेगा। कल को आप बच्चों के साथ भी फिर ये करते हुए नजर आएंगे, हालांकि आप ऐसा नहीं करेंगे, मुझे लगता ही नहीं है, पूरा भरोसा है, ठीक है ना। चलिए खैर, बहुत बढ़िया हिमा। तो ये स्टीरियोटाइप में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है कि सर को देख के भी कल कहो कि सर शायद खाना बना रहे होंगे, तो कूल लगेगा, ठीक। चलो खैर, आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखो मैं जेंडर सेंसिटिव इंसान हूं बहुत, तो मेरे दिल पे तुरंत लग जाती है। हालांकि आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 14। और टीचर्स के लिए होना ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नेशन बिल्डर्स हैं एक तरह से। कल को आप स्कूल्स में जाएंगे, है ना, और आप नई जनरेशन को एक तरह से तैयार कर रहे हैं। टीचर का बहुत प्रभाव पड़ता है। वो बच्चा माँ बाप की भी नहीं सुनता, उसको लगता है मेरे टीचर ने जो कहा है वही फाइनल चीज है। तो ये जरूरी है कि हम धीरे धीरे बदलाव लाएं। हमें कई बार यही तो क्वेश्चन आता है ना कि टीचर्स कई बार खुद अपने बायस के लिए ही अवेयर नहीं होते। हम तो नॉर्मली कह देते हैं, ऐसा थोड़ी हमें किसी को नीचा दिखाना है कि मैम को नीचा दिखाना है, इसलिए लिख देते हैं मैम खाना बना रही होंगी। नॉर्मल बात लिखी थी किसी ने, है ना। लेकिन हम खुद ही अवेयर नहीं है कि ये चीजें स्टीरियोटाइप क्रिएट करती हैं। जब हम बात करते हैं कि मम्मी किचन में होंगी और पापा रिमोट लेके टीवी देख रहे होंगे, जो बहुत घरों में होता भी है, नेचुरल मतलब नॉर्मल बन गई है वो चीज, नेचुरल तो क्या कहें। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समय के साथ चीजें बदलने की जरूरत नहीं है। एक जनरेशन की कट गई, दूसरी ही कट जाएगी, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बदलाव तो आएगा हर हालत में। इन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स हैव डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल्स अ टीचर नीड्स टू। क्या कह रहे हो, ज्यादा दिल पे मत लगाओ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाओ। आपने तो बिल्कुल आंसू ही निकाल दिए। एक कक्षा में जहां छात्रों के सीखने के तरीके विविध होते हैं, एक शिक्षक को यह करना होगा। भाई अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, ठीक है ना। कोई कह रहा है संगम आता हूं बाइक चलाने, बहुत बढ़िया। देखो एक बार, तो अगर हम बात करें डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल्स और टीचर नीड्स, यानी अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो कैसे पढ़ाए टीचर। आइडेंटिफाई नॉर्मेटिव लेवल ऑफ टीचिंग। एक मानक स्तर पकड़ लो और बस उसी लेवल पे पढ़ाओ।
भाई कमजोर बच्चा तो नहीं सीख पाएगा फिर, तो ये तो प्रॉब्लम है। फाइंड क्रिएटिव वेज ऑफ एंगेजिंग विद डाइवर्स लर्निंग पेस ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की विविध सीखने की गति से जुड़ने के रचनात्मक तरीके खोजना, यानी कि छात्र जो हैं वो विविध तरीके से सीखते हैं, अलग अलग तरह से बच्चे सीख सकते हैं। कोई वीडियो देख के सीखेगा, कोई चार्ट देख के सीखेगा, कोई एग्जाम्पल के थ्रू सीखेगा, कोई एक्टिविटी करके सीखेगा, किसी को ताजमहल दिखा दो ले जाके तो अच्छे से सीख जाएगा। तो मल्टीपल तरीके हैं, कोई बच्चा धीमे सीखेगा, कोई तेज सीखेगा, तो हर बच्चे को इंक्लूड करके चलना है। क्रिएट स्पेशल अचीवमेंट एंड, अब जैसे यहां हिंदी में भी लिखा हुआ है तो मैं इंग्लिश बोलने के बाद हिंदी में समझाती हूँ क्वेश्चन। क्या हुआ, ये डाइवर्स नीड्स हैं क्योंकि, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको पेडागोजी, अगर टीचर बोले तो पेडागोजी से भी दिक्कत है, उन्हें रहता है कि शिक्षण शास्त्र क्यों नहीं बोल रहे हो, तो फिर तो अगर हमारी सीखने की इच्छा नहीं होगी तो कोई नहीं सिखा पाएगा। फिर क्रिएट स्पेशल अचीवमेंट एंड रेमेडियल सेक्शंस, स्पेशल अचीवमेंट किस बेसिस पे, क्यों, पहले डाइवर्स नीड्स है तो मल्टीपल तरीके से पढ़ा लो, मल्टीपल तरीके अपनाओगे उसमें अपने आप आ जाएगा रेमेडियल सेक्शंस और ये सब। डू एबिलिटी ग्रुपिंग विद इन क्लास, देखिए मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी होती है, अगर करनी भी पड़े, बच्चों के ग्रुप्स बनाने भी पड़े तो आपको मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी होती है, यानी अलग अलग तरह के बच्चे, हेट्रोजेनस एबिलिटी जिसमें मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग हो। ऐसा ना हो कि एक ही तरह के बच्चों को आपने ए सेक्शन में डाल दिया जिनके 90% आते हैं, बाकी सबको डी में डाल दिया, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग होनी चाहिए अगर जरूरत पड़े तो, एक जैसी क्षमताओं वाले बच्चों को साथ रखने की। क्वेश्चन नंबर 15 देखना एक बार, होमोजेनस ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज जनरली यूज्ड, रचनात्मक मूल्यांकन का आमतौर पर उपयोग किया जाता है कैसे, रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, एक्टिविटीज के माध्यम से आप आकलन कर रहे हैं बच्चे का, जजमेंट के लिए नहीं, फीडबैक के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। समेटिव असेसमेंट होता है आप एक तरह से बच्चों को जांचना चाह रहे हैं कितना आता है उसको, ठीक है ना, वो जजमेंट बेस्ड होता है, जैसे आपका हाफ ईयरली या ईयरली। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज जनरली यूज्ड, रचनात्मक मूल्यांकन आमतौर पर कैसे उपयोग में लाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड टीचर्स विद अ रैशनल बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग टेस्ट और एग्जाम पेपर्स, यानी टीचर्स को एक्स्ट्रा मटेरियल दे दो जिसमें वो एग्जाम पेपर तैयार करें, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है नहीं। टू हेल्प टीचर्स प्लान बेटर एंड प्रोवाइड सपोर्टिव नॉन इवैल्यूएटिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स, शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने और छात्रों को सहायक गैर मूल्यांकनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने में मदद करना। या फिर टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप गुड टेस्ट टेकिंग स्किल्स, अच्छा टेस्ट दे पाए, नहीं। टू डिस्क्रिमिनेट अप्रोप्रिएटली, डिस्क्रिमिनेट कर पाए बच्चों के लेवल में, ये और खराब है। तो बच्चों को आपको एक्टिव रखना है, एक्टिविटी बेस्ड होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, फीडबैक के लिए होता है बच्चे ने कितना सीखा, कैसे और बेहतर सिखा सकते हैं। शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने और छात्रों को सहायक गैर मूल्यांकन यानी नॉन इवैल्यूएटिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स। नॉन इवैल्यूएटिव कैसा है कि इतने % तुम पास हो, फेल हो, बुद्धू हो, ये सब नहीं, वो कैसे बेहतर करे, कितना अच्छे से करता है, कहाँ उसकी स्ट्रेंथ है, ये सब जान पाएंगे आप। इवैल्यूएटिव हो जाएगा कि इतने % ले आए, उस पर ध्यान नहीं होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, मल्टीकल्चरल एजुकेशन यानी बहुसांस्कृतिक शिक्षा, यानी कई सारी संस्कृतियों के बच्चे जहां शामिल हैं वहां पे हम बच्चों को क्या सिखाने का एम रखेंगे या कैसे सिखाएंगे। पहला ऑप्शन है एजुकेशनल इनइक्वालिटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स विद इन आ क्लासरूम, बच्चों के लिए शैक्षिक असमानता का माहौल पैदा कर देंगे कि इनइक्वालिटी के कौन सा बच्चा किस कल्चर से आ रहा है उस हिसाब से कुछ को तो महत्वपूर्ण मानेंगे, कुछ को नहीं मानेंगे। एजुकेशनल इक्विटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स विद इन अ क्लासरूम, बच्चों के लिए शैक्षिक समता, समानता भी नहीं, इक्विटी लिखा है ना, तो इक्विटी समानता से कई बार बेटर होती है, यानी इक्वालिटी से बेटर होती है इक्विटी, ठीक। समता क्या है, संता बनता नहीं है, समता है, ठीक है ना। समता क्या है भाई, ये इस बात का बच्चों के लिए शैक्षिक समता कक्षा के भीतर विभिन्न संस्कृतियों का निर्माण करती है, यानी अगर आपने एजुकेशनल इक्विटी क्या है, अगर कोई बच्चा है जिसको देर से समझ में आती है कोई चीज या किसी ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहां उसको बहुत ज्यादा बोलने का मौका नहीं दिया गया या स्कूल की भाषा नहीं आती उसे, तो आप उसको अपनी भाषा में बात करने देंगे, यानी जैसी नीड होगी जिस बच्चे की एज पर नीड आप डिसीजन लेंगे या एक्टिविटी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है यहाँ पे, इक्वालिटी क्या है, इसका एग्जाम्पल हालांकि हम बहुत बार बैचेस में भी डिस्कस करते हैं, वो मैच वाला एग्जाम्पल मैं बहुत सालों से दे रही हूँ, जिसमें वो एक बेंच मिल जाती है जिसकी हाइट कम है उसके लिए भी सेम बेंच, जिसकी हाइट ज़्यादा है उसके लिए भी, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है उसके लिए भी सेम बेंच, जो कि ज़रूरत नहीं है, जिसकी हाइट ज़्यादा है उसको सेम बेंच की ज़रूरत नहीं, बल्कि उस बंदे को एक और एक्स्ट्रा बेंच दे दो आप जिसकी हाइट बहुत कम है, ताकि वो भी देख पाए एक मैच जब देखने गए हैं। तो ये वाली पिक्चर मैंने आपको बहुत बार दिखाई है
खैर, इक्वालिटी है समानता के बराबर बांट दो, कोई भी चीज है बराबर होनी चाहिए सब कुछ, कि हमारी जॉब करने की, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज, सारी चीजें हमें बराबर मिलनी चाहिए, ये है इक्वालिटी। इक्विटी क्या है? इक्विटी है समता। कि इक्वालिटी की बात तो तब करिए, पहले आपने इक्विटी को ध्यान में रखा कि नहीं? बिहार में या और भी कई जगह पे फीमेल्स को रिलैक्सेशन है। आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरने जाएंगे, फीमेल्स के केस में ज्यादातर वो 100 रुपए 200 रुपए जो भी लगते हैं वो भी नहीं लगते। सीटेट की बात नहीं कर रही हूं मैं, प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब की बात कर रही हूं, जैसे DEET+B का एग्जाम भी है फॉर दैट मैटर, तो फ्री होता है गर्ल्स के लिए या फीमेल्स के लिए, वुमेन के लिए जो है वो फ्री है, पेपर की फीस नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे माँ बाप कई बार बढ़ावा नहीं देते बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, कि वो पढ़ें, वो अपनी जिद से पढ़ लें या जो भी है। या बिहार में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जॉब्स में रिलैक्सेशन है फीमेल्स को। क्यों? क्योंकि उनको इक्वालिटी पे रखा ही नहीं गया। जिसको बराबर रखा ही नहीं गया उसको बराबर थोड़ी ना कहोगे। एक व्यक्ति जिसका पैर ठीक से काम नहीं करता और जो व्हील चेयर पे, उसको थोड़ी कहोगे जिसके हाथ पैर ठीक है उसके साथ दौड़ लगाओ और देखते हैं कौन जीतेगा। पहले आपको ऊपर लेके तो आना पड़ेगा। इक्विटी का इस्तेमाल तो करो कि जिनको मौका मिला ही नहीं है उनको आगे तो लेके आएंगे आप। तो इक्विटी होती है एज पर नीड। कि हम कहते हैं मेट्रो में भी, दिल्ली मेट्रो में अनाउंसमेंट होता था 2019 में, मैं लास्ट टाइम ट्रेवल किया था, तो कि पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी जो फर्स्ट कोच है ट्रेन का दैट इज रिजर्व्ड फॉर वुमेन। क्यों है ऐसा? मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। छेड़छाड़ महिलाओं के केस में ज्यादा होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड्स का इशू है वो हो सकता है, कोई महिला प्रेग्नेंट हो सकती है फिर भी काम पे जा रही हो, 70 रीजन हो सकते हैं। उसकी वजह से क्या किया, एक डब्बे को निर्धारित कर दिया गया। ये क्या है? ये भेदभाव नहीं है, दिस इज इक्विटी। नीड है, नीड के अनुसार गए हैं हम, ठीक है ना। स्पोर्ट्स में भी अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में भी क्या है कि अगर डिस्कस थ्रो या गोला फेंक भी है तो महिलाओं का जो गोला फेंक होगा उसका वजन थोड़ा सा कम होगा पुरुषों वाले शॉर्ट पुट से। उसका रीजन है कि बायोलॉजिकली हम ऐसे बने हैं कि जो एवरेज स्ट्रेंथ होगी शायद मेल की वो ज्यादा होगी महिला के स्ट्रेंथ से। हालांकि इसमें भी बहुत सारी वेरिएशन हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं कमजोर हो गई, क्योंकि सारे पुरुष 130 किलोग्राम वजन उठा लें जरूरी नहीं है, तो वेरिएशन तो वहां भी है। समझ पा रहे हैं? तो वो इक्विटी बेस्ड चीजें हैं ये, कि नीड के हिसाब से। चलिए खैर, और कई बार इक्विटी के चक्कर में लोग भेदभाव ले आते हैं बीच में और कहेंगे कि हमें तो आपकी चिंता है, ठीक। शोकेसिंग डांसेस म्यूजिक ऑफ डिफरेंट कल्चर्स ऑन स्पेसिफिक ओकेजन्स। ये सिर्फ डिफरेंट कल्चर के आप म्यूजिक कर दो नहीं, उससे अच्छा है कि आप डिफरेंट तरीके से क्लासरूम में पढ़ाना सीखिए, स्पेशल सेक्शन कोई नहीं, सबको। बहुत लंबा ज्ञान हो गया, इसलिए आपको जेंडर को लेकर फ्लेक्सिबल रहना है।